जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग रिवीजन करेंगे बायोलॉजी के पहले चैप्टर का ऑब्जेक्टिव। इसका मैंने सब्जेक्टिव चैनल पे अपलोड कर दिया है। आशा करता हूँ कि आप लोग उसका रिवीजन किए होंगे। आज यह सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव करवाने जा रहा हूँ, जो कि है पहला चैप्टर साइटोलॉजी। यह ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी में बिट्टू झा सर के द्वारा कराया गया क्लास नोट्स है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज के पहले सवाल से। तो आज का पहला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोशिका सजीवों की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, तो यह सही हो जाएगा। आगे है, कोशिका के अभाव में सजीव के शरीर का निर्माण संभव नहीं है, यह भी सही हो जाएगा। तो इसमें सही कथन का चुनाव करना था, तो 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, कोशिका के किस भाग को सम्मिलित रूप से साइटोसोम कहा जाता है। तो आइए देखते हैं सम्मिलित रूप से साइटोसोम किसे कहा जाता है। तो इसमें हो जाएगा कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव और कोशिका द्रव में स्थित कोशिकांग, सभी को सम्मिलित रूप से साइटोसोम कहा जाता है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला सवाल है, साइटोसोम के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक शामिल नहीं है। तो इसमें से देखेंगे नहीं को ढूंढना है। तो कोशिका झिल्ली और कोशिका द्रव में स्थित कोशिकांग, ये सभी शामिल हो जाते हैं। ये दोनों एक ही है, तो इसको काट लेंगे। अब हो जाएगा सही कोशिका द्रव, तो ये भी शामिल होते हैं। तो जब तीनों शामिल हो गया तो केंद्रक, यह केंद्रक जो है शामिल नहीं होते हैं, साइटोसोम के अंतर्गत शामिल नहीं होते हैं। तो केंद्रक गलत को चुनना था, तो गलत यही है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा केंद्रक। आगे है, कोशिका द्रव में स्थित जीवित रचनाएं जिनमें बढ़ने तथा विभाजन की क्षमता होती है, उसे क्या कहते हैं। तो 4 का आंसर हो जाएगा ऑर्गेनवाइड कोशिका, जिसमें बढ़ने तथा विभाजन की क्षमता होती है ऑर्गेनवाइड। बढ़ने तथा विभाजन की क्षमता ऑर्गेनवाइड में होती है। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकीय रचनाएं ऑर्गेनवाइड नहीं है। तो अब इसमें देखना है ऑर्गेनवाइड नहीं है। 5 का आंसर हो जाएगा रसधानी। रसधानी जो है ऑर्गेनवाइड नहीं है। बाकी ये रसधानी जिसे मेटाप्लास्ट कहते हैं, रसधानी को मेटाप्लास्ट भी कहते हैं, मेटाप्लास्ट, तो ये ऑर्गेनवाइड नहीं है। बाकी सेंट्रोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सभी ऑर्गेनवाइड है। इन सभी में बढ़ने तथा विभाजन की क्षमता होती है। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। इसमें से भी गलत को ही चुनना है। तो आइए देखते हैं, कोशिका का आकार एवं आकृति उसके कार्यों के अनुरूप होता है, तो यह हमारा सही हो जाएगा। गलत को इसमें ढूंढना है, कौन सा देखते हैं गलत है। अगला है, कोशिकाओं की संख्या जीव के शरीर के आकार पर निर्भर करती है, तो यह भी सही हो जाएगा। जिस जीव का आकार जितना बड़ा, उसमें कोशिकाओं की संख्या उतना अधिक होता है। अलग अलग रचना, अलग अलग कार्य करने वाले कोशिकाओं के एक समूह को उत्तक कहते हैं, तो यह गलत हो जाएगा। कोशिकाओं के समूह को ही उत्तक कहते हैं, राइट हो जाएगा। कोशिका के समूह को उत्तक कहा जाता है, लेकिन इसमें लिखा हुआ है अलग अलग कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहा जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। कोशिकाएं अलग अलग आकार की होती हैं, तो सही है, कोशिकाएं अलग अलग आकार की होती हैं, ये सही हो जाएगा। तो हमको गलत चुनना था, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, तरल मोजाइक मॉडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सब्जेक्टिव में भी हम लोगों ने पढ़ा था, तरल मोजाइक मॉडल सिंगल तथा निकल्सन ने दिया था। आइए देखते हैं, इस पर विचार करना है निम्नलिखित कथनों पर। तो पहला कथन है, यह मॉडल कोशिका झिल्ली के संरचना को बताता है, तो यह हमारा सही हो जाएगा। यह मॉडल 1972 ईस्वी में सिंगल तथा निकल्सन ने प्रस्तुत किया था, तो यह भी सही हो जाएगा। अगला है, इस मॉडल के अनुसार कोशिका झिल्ली के संरचना में 2 फॉस्फोलिपिड अणुओं के परतों के बीच में गोलाकार प्रोटीन होते हैं, तो यह भी सही हो जाएगा। तो इसमें सही कथन को चुनना है, तो सही कथन को देख लेते हैं। 1 और 2 तीनों सही है हमारा, अभी हम लोगों ने देखा, तो राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए आगे देखते हैं 8 नंबर के सवालों को। कोशिका का कौन सा भाग माइक्रोविलाई सीलिया तथा फ्लैजेला जैसी संरचना का निर्माण करती है। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा कोशिका झिल्ली। यह माइक्रोविलाई सीलिया तथा फ्लैजेला के समान जैसी संरचना का निर्माण करती है, कोशिका झिल्ली राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, परासरण की क्रिया किसके द्वारा संपन्न होती है। तो परासरण की क्रिया कोशिका झिल्ली के द्वारा संपन्न होती है, राइट आंसर ए हो जाएगा।
10 नंबर का सवाल को देखते हैं। कोशिका अंगक राइबोसोम के संबंध में कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो गलत को ढूंढना है। तो पहला पॉइंट देखते हैं। राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, एक 70S और 80S। तो यह सही हो जाएगा। राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं। 70S राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में होता है तथा इसके दो सब यूनिट 30S और 50S होते हैं। ये भी हमारा सही हो जाएगा। प्रोकैरियोटिक में 70S राइबोसोम होता है। आगे देखते हैं। अब है 80S राइबोसोम यूकैरियोटिक में होता है। तो यह भी सही हो जाएगा तथा इसके दो सब यूनिट 40S और 60S ये भी सही हो जाएगा। अब अगला देखते हैं। जब 3 सही हो गया तो चौथा तो गलत होना ही है। राइबोसोम प्रोटीन तथा लिपिड के बने होते हैं। राइबोसोम प्रोटीन तथा लिपिड के नहीं, राइबोसोम प्रोटीन तथा आरएनए के बने होते हैं, आरएनए। तो गलत ये हो जाएगा। तो राइट आंसर यही, गलत को चुनना था। राइट आंसर डी हो जाएगा। अब आगे 11 नंबर के सवाल को देखते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया के सदृश कौन सी रचना पाई जाती है? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया के सदृश कौन सी रचना पाई जाती है जो श्वसन तथा कोशिकीय विभाजन का कार्य करती है? तो यह हो जाएगा मीसोसोम श्वसन तथा कोशिका विभाजन का कार्य करती है। माइटोकॉन्ड्रिया के सदृश ही होता है यह मीसोसोम। आगे है 12 नंबर के सवाल को देखते हैं। कोशिका के अंदर ग्लाइकोलिपिड व ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण का सक्रिय स्थल है। तो यह हो जाएगा गोल्जिकाय। ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन का सक्रिय स्थल गोल्जिकाय होता है। 13 नंबर के सवाल को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी कोशिकीय संरचना कोशिकीय परिवहन तंत्र का निर्माण करती है तथा केंद्रक के कोशिका द्रव में आनुवांशिक पदार्थों को ले जाने का पथ बनाती है? तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा अंतर्द्रव्य जालिका, ER का यह काम है। अगला देखते हैं। अब देखते हैं कथन, इस पर विचार करना है और सही को ढूंढना है। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका यानी कि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन के संश्लेषण तथा स्रवण में भाग लेते हैं। तो यह गलत हो जाएगा। स्मूथ जो है वसा का संश्लेषण तथा स्रवण करता है, तो इसमें है प्रोटीन का, तो ये गलत हो जाएगा। अब खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका यानी कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड तथा स्टेरॉयड के संश्लेषण में सहायक होती है। तो यह गलत हो जाएगा। रफ जो है प्रोटीन का संश्लेषण करती है और स्मूथ जो है लिपिड या वसा का संश्लेषण करती है, लिपिड यानी वसा। तो दोनों उल्टा है, तो ये दोनों गलत हो जाएगा। सही को चुनना था, तो इसमें से हो जाएगा डी, न तो 1 न ही 2। राइट आंसर हो जाएगा डी। आगे 15 नंबर के सवाल को देखते हैं। कोशिका का अचल संपत्ति किसे कहा जाता है? कोशिका का अचल संपत्ति किसे कहा जाता है? तो यह न्यूक्लिक अम्ल को कहा जाता है कोशिका का अचल संपत्ति। आगे 15 नंबर के सवाल को देखते हैं, इसे थोड़ा छोटा कर ले। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो आइए विचार करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में पाए जाने वाले सबसे बड़े अंगक हैं। तो यह सही हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में पाए जाने वाले सबसे बड़े अंगक है, यह सही हो जाएगा। आगे हरित लवक को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है, यह भी सही हो जाएगा। कोशिका को कोशिका के अणुओं का ट्रैफिक कंट्रोल कहा जाता है। गोल्जिकाय को कोशिका के अणुओं का ट्रैफिक कंट्रोलर कहा जाता है, यह भी सही हो जाएगा। तो सही कथन को ढूंढना था, तो 1, 2 और 3 तीनों सही हो जाएगा। अब 17 नंबर के सवाल को देखते हैं। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो आइए विचार करते हैं। निम्नलिखित कथन पर विचार करें। डीएनए को आनुवांशिक पदार्थ कहा जाता है, तो यह भी सही है। डीएनए को आनुवांशिक पदार्थ कहा जाता है, यह सही हो जाएगा। जीन को आनुवांशिक इकाई कहा जाता है, यह भी सही हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कथन को। उपयुक्त कथन पर में सही, तो दोनों सही हो जाएगा। इनमें से दोनों सही है, तो 1 और 2 दोनों सही है। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। कोशिका के अंदर निम्नलिखित में कौन कार्य गोल्जिकाय द्वारा नहीं किया जाता है? तो गोल्जिकाय के द्वारा कौन सा काम नहीं होता है? तो आइए देखते हैं। इसमें पैकेजिंग, स्टोरेशन और सेक्रेशन। पैकेजिंग, स्टोरेशन, सेक्रेशन यानी संवेष्टन, संग्रहण और स्रवण, ये तीनों काम गोल्जिकाय का है। कोशिका अंतः कोशिकीय पाचन ये काम नहीं है, ये गलत हो जाएगा।
तो गलत को ढूंढना था, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से देखेंगे गोल्जी काय का कार्य, तो पैकेजिंग, स्टोरेशन और सेक्रेशन तीनों काम गोल्जी काय का है। आइए 19 नंबर के सवाल को देखते हैं। तो 19 नंबर में है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, तो इसमें भी गलत को ढूंढना है। तो आइए देखते हैं। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया, यह सही हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। सबसे बड़ा अंगक लवक, यह भी सही हो जाएगा। अब आत्महत्या की थैली, इसे लाइसोसोम को कहा जाता है, यह भी सही हो जाएगा। पैलेडकन एस्फिरोसोम, तो यह पैलेडकन एस्फिरोसोम को नहीं कहा जाता है, पैलेडकन कहा जाता है राइबोसोम को। पैलेडकन राइबोसोम को कहा जाता है, एस्फिरोसोम को नहीं, यही गलत हो जाएगा। तो गलत को चुनना था, तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से देखेंगे। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया, सबसे बड़ा अंगक लवक, आत्महत्या की थैली लाइसोसोम, पैलेडकन कहा जाता है राइबोसोम को, पैलेडकन राइबोसोम को। आगे देखते हैं 20 नंबर के सवाल को। कौन सा अर्धस्वायत्त कोशिका अंगक है, कोशिका अंग है। अर्धस्वायत्त कोशिका अंगक में देख लेंगे, तो इसमें हो जाएगा हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया, ये दोनों सही हो जाएगा। अर्धस्वायत्त कोशिका अंग है। आगे देखते हैं 21 नंबर के सवाल को। प्रोकैरियोटिक कोशिका में किस कोशिका अंगक का अभाव होता है, तो प्रोकैरियोटिक में गोल्जी काय होता है। इसमें अभाव देखना है, तो गोल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया और ER और हरित लवक, ये सभी का अभाव होता है। तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर 1, 2 और 3, 4, ये सभी का अभाव होता है प्रोकैरियोटिक में। प्रोकैरियोटिक में केवल और केवल 70 एस राइबोसोम को छोड़कर बाकी कुछ नहीं पाया जाता है। आगे देखते हैं 22 नंबर के सवाल को। 22 नंबर के सवाल को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं पादप कोशिका में पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में नहीं, तो इसका सही हो जाएगा लवक, कोशिका भित्ति और बड़ी रिक्तकाएँ, ये सभी पाए जाते हैं, तो इनमें से हो जाएगा सभी। आगे है निम्नलिखित में से कौन सी रचना जंतु कोशिका में पाए जाते हैं परंतु पौधों की कोशिका में नहीं पाए जाते हैं, तो इसमें हो जाएगा सेंट्रोसोम जो है न्यूरॉन कोशिका यानी मस्तिष्क की कोशिका में पाए जाते हैं, इसमें कभी विभाजन नहीं होता है, तो यह पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं 24 नंबर के सवाल को। कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था, तो कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन तथा स्वर्ण ने प्रस्तुत किया था। आगे है 25 नंबर के सवाल को देखते हैं। कोशिका सिद्धांत के अनुसार कोशिका विभाजन में मुख्य सृष्टिकर्ता की भूमिका कौन निभाता है, मुख्य सृष्टिकर्ता की भूमिका केंद्रक निभाता है, राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं 26 नंबर के सवाल को। 26 नंबर में है निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक से लाइसोसोम बनता है, तो लाइसोसोम बनता है गोल्जी काय के द्वारा, राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे 27 नंबर के सवाल को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक अपने DNA में उपस्थित जीन को सम्मिलित करते हुए इसके स्वयं के प्रोटीन का संश्लेषण करता है, तो इसमें हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया और लवक, राइट आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। आगे है 28 नंबर के सवाल को देखते हैं। इसमें सही कथन को ढूंढना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऐसी कोशिका जिनमें केंद्रक झिल्ली नहीं होते हैं एवं वास्तविक केंद्रक नहीं होता है को प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं, तो यह सही हो जाएगा। प्रोकैरियोटिक में वास्तविक केंद्रक नहीं होते हैं और वास्तविक झिल्ली भी नहीं होते हैं। अब दूसरा है वैसी कोशिका जिसमें केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित तथा झिल्ली से घिरा हुआ रहता है, यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं, तो सही है। यूकैरियोटिक कोशिका में पूर्ण रूप से विकसित केंद्रक झिल्ली होते हैं, तो इसमें सही कथन को चुनना है, तो सही कथन हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों सही है। आगे 29 नंबर के सवाल को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक अपने आकृति को तुरंत परिस्थिति के अनुसार बदल लेता है, तो यह हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया अपनी आकृति को तुरंत परिस्थिति के अनुसार बदल लेता है। अगला है 30 नंबर के सवाल को देखते हैं। मनुष्य के शरीर में तंत्रिका कोशिका है,
तो तंत्रिका कोशिका मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका होती है। सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि न्यूरॉन की कोशिका होती है, जिसे सबसे लंबी कोशिका कहा जाता है। अब आगे है 31 नंबर के सवाल को देखते हैं। एक प्रारूपित कोशिका के अंतर्गत तो प्रारूपित कोशिका के अंतर्गत साइटोसोम एवं केंद्रक आते हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा। 32 के सवाल को देखते हैं। सेंट्रोसोम विशेष रूप से भाग लेते हैं। सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन में भाग लेते हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा, कोशिका विभाजन। अब 33 नंबर के सवाल को देखते हैं। कोशिका यांत्रिक सहायता पाता है, तो कोशिका यांत्रिक सहायता ER के द्वारा पाता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतर्द्रव्य जालिका के द्वारा यांत्रिक सहायता प्राप्त करता है। 70S राइबोसोम पाया जाता है, तो 70S राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है। अब आगे देखते हैं 35 नंबर के सवाल को देखते हैं। रंगीन लवक को कहा जाता है, तो इसे क्रोमोप्लास्ट कहा जाता है। रंगीन लवक क्रोमोप्लास्ट, जो कि फल तथा बीजों को कलर प्रदान करने के लिए होता है क्रोमोप्लास्ट। अब ग्रेनम पाया जाता है। 36 नंबर के सवाल को देखते हैं। ग्रेनम, तो ग्रेनम पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट में। प्लाज्मा झिल्ली को बनाता है, तो 37 का हो जाएगा। लिपोप्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है प्लाज्मा झिल्ली। प्रोटीन संश्लेषण से संबंध है राइबोसोम। अब आगे है क्रोमोसोम के अंतिम सिरे को कहते हैं, तो इसे टीलोमियर कहते हैं। क्रोमोसोम के अंतिम सिरे को। 40 नंबर के सवाल को देखते हैं। केंद्रक झिल्ली एवं माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। केंद्रक झिल्ली और माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है बैक्टीरिया में केंद्रक झिल्ली और माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। आगे है 41 नंबर। अंतर्द्रव्य जालिका यानी ER केंद्रक है प्रोटीन संश्लेषण का। ER अंतर्द्रव्य जालिका केंद्र है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है। अब निम्नलिखित में से किसकी अनुपस्थिति से पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होती है, तो यह हो जाएगा सेंट्रियोल। यह न्यूरॉन की कोशिका होती है। इसी से पादप कोशिका और जंतु कोशिका में भिन्नता देखा जा सकता है। अब लाइसोसोम में जमा रहता है। 43 का देखेंगे। लाइसोसोम में पाचक एंजाइम जमा रहता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया का दीवार बना होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का दीवार लिपोप्रोटीन यानी लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया संबंध है, इसे देखते हैं, तो यह हो जाएगा ATP के निर्माण से। राइट आंसर बी, ATP के निर्माण से माइटोकॉन्ड्रिया संबंधित है। पॉलीसोम है 46 नंबर के सवाल को देखेंगे, तो यह राइबोसोम और mRNA दोनों मिलाकर पॉलीसोम होता है। अब आगे देखेंगे 47। जीवित कोशिका के भीतर ऊर्जा का स्रोत, तो यह हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। आगे है तरल मोजाइक मत को प्रस्तुत किया था, तो यह हो जाएगा सिंगल एवं निकलसन ने तरल मोजाइक मॉडल को प्रस्तुत किया था। राइट आंसर ए हो जाएगा। अब आगे देखते हैं 49 नंबर के सवाल को। 49 में है कोशिका भित्ति पाई जाती है, तो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। पादप कोशिका में अवर्णी लवक का मुख्य कार्य है, तो खाद्य पदार्थ का संचयन करना अवर्णी लवक का मुख्य कार्य। आगे देखते हैं पुरकिंजे ने कोशिका संरचना के किस भाग की खोज की थी, तो पुरकिंजे ने जीवद्रव की खोज की थी। कोशिका संरचना के जीवद्रव की खोज की थी पुरकिंजे ने। अब जीवद्रव सम्मिलित रूप से बने होते हैं, तो कोशिका द्रव एवं केंद्रक के जीवद्रव सम्मिलित रूप से कोशिका द्रव एवं केंद्रक के बने होते हैं। 53 नंबर के सवाल को देखते हैं। कोशिका झिल्ली बनी होती है, कोशिका झिल्ली लिपिड एवं प्रोटीन दोनों की, तो इसे ही लिपोप्रोटीन कहते हैं। आगे देखते हैं पौधों की कोशिका को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। पौधों की कोशिका को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है, तो सेल्यूलोज। राइट आंसर हो जाएगा सेल्यूलोज। झिल्ली युक्त कोशिकांग में पाए जाते हैं, तो यह हो जाएगा यूकैरियोटिक में झिल्ली युक्त कोशिकांग। अब आगे है किसी प्रकार की झिल्ली नहीं होती है, तो किसी प्रकार की झिल्ली नहीं होती है वायरस में,
वायरस में कोई भी झिल्ली नहीं होता है। आगे देखेंगे ईआर की बाहरी झिल्ली, ईआर की बाहरी झिल्ली के ऊपर अवस्थित रहते हैं। तो राइबोसोम, ईआर की बाहरी झिल्ली पर राइबोसोम अवस्थित रहते हैं। वसा एवं कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण में भाग लेता है। तो यह हो जाएगा चिकनी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वसा एवं कोलेस्ट्रॉल यानी वसा एवं लिपिड। राइबोसोम बना होता है, राइबोसोम बना होता है आरएनए एवं प्रोटीन का, राइबोसोम आरएनए और प्रोटीन का, राइबोसोम आरएनए और प्रोटीन का, इसे याद रखेंगे। आगे देखते हैं गोल्जी उपकरण नहीं पाए जाते हैं, गोल्जी उपकरण नहीं पाए जाते हैं। तो प्रोकैरियोटिक में, लाल रुधिर कणिकाओं में, नीलहरित शैवाल में, तो सभी में, किसी में नहीं पाए जाते हैं गोल्जी उपकरण। आइए देखते हैं आगे 61 नंबर के सवाल को। समानांतर नलिकाओं या सिस्टर्नी के समूह से बनी संरचना है। तो यह हो जाएगा गोल्जी उपकरण, राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे 62 नंबर के सवाल को देखते हैं। निम्नलिखित कोशिकांगों में ईआर संश्लेषण पदार्थों का संचयन, रूपांतरण तथा पैकेजिंग कर कोशिका के अंदर एवं बाहर भेजता है। तो यह काम करता है गोल्जी उपकरण। गोल्जी उपकरण का काम है पैकेजिंग, सेक्रेशन तथा स्टोरेशन करना। लाइसोसोम को सर्वप्रथम किसने देखा था? तो लाइसोसोम को सर्वप्रथम क्रिश्चियन डी डबे के द्वारा देखा गया था। आगे है 64 नंबर के सवाल को देखेंगे। जीवाणु एवं वायरस से रक्षा करने वाला कोशिका अंगक है। तो यह हो जाएगा लाइसोसोम। इसे आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। ये मृत कोशिका को नष्ट करने में सहायक होता है लाइसोसोम। क्रिस्टी कहाँ पाया जाता है? क्रिस्टी माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, क्रिस्टी माइटोकॉन्ड्रिया में। श्वसन से संबंधित एंजाइम मौजूद रहते हैं। तो श्वसन से संबंधित एंजाइम मौजूद रहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रियल गुहा मैट्रिक्स में, माइटोकॉन्ड्रियल गुहा मैट्रिक्स में। आंसर, राइट आंसर बी हो जाएगा। अब रंगहीन एवं श्वेत प्लास्टिड को कहते हैं, रंगहीन एवं श्वेत प्लास्टिड को कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट के भीतर पाए जाने वाले तरल युक्त गुहा है। तो यह हो जाएगा तरल युक्त गुहा स्ट्रोमा, राइट आंसर डी हो जाएगा। 69 का देखेंगे। कोशिका कला वर्णात्मक पारगम्य होती है क्योंकि, कोशिका कला वर्णात्मक पारगम्य होती है क्योंकि यह कुछ अणुओं के अंदर या बाहर की ओर संचलन कोशिका में से होने देता है। यह कुछ अणुओं के अंदर या बाहर की ओर संचलन कोशिका में होने देता है, जबकि अन्य अणुओं के संचलन को रोक देता है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। अब आगे देखते हैं 70 नंबर के सवाल को देखते हैं। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? तो न्यूक्लियस के बाहर डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। 71 नंबर पे देखते हैं। निम्नलिखित पोषकों में कौन सा एक पौधों की कोशिका भित्ति का एक संरचनात्मक घटक है? तो यह हो जाएगा कैल्शियम, कैल्शियम यानी सेलुलोज। मुख्य रूप से ऑप्शन के हिसाब से कैल्शियम हो जाएगा, मुख्य रूप से सेलुलोज होती है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित कोशिका अंगकों में कौन सा एक अर्धपारगम्य होता है? तो यह कोशिका झिल्ली अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। 73 नंबर के सवाल को देखते हैं। कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो गलत को इसमें ढूंढना है। कोशिका के आकार और अमाप विशिष्ट कार्य से संबंधित है। तो यह सही हो जाएगा। कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं। तो यह भी सही हो जाएगा। आगे है प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है। यह भी सही हो जाएगा। 3 सही है तो चौथा गलत ही होगा। देखते हैं। सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान होती है। सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान होती है। तो यह गलत हो जाएगा, यानी गलत को चुनना था। तो राइट आंसर डी हो जाएगा हमारा, यही होगा सही। अब 74 नंबर के सवाल को देखते हैं। निम्नलिखित में सबसे छोटी कोशिका है। निम्नलिखित में सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा है। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ है? तो यह हैदराबाद में है। कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र हैदराबाद। आगे है कोशिका का जीवित अंश। कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव कहलाता है। यह किससे बना होता है? तो यह कोशिका द्रव
केंद्रक द्रव और अन्य कोशिकांग से। कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव एवं अन्य कोशिकांग से। राइट आंसर डी हो जाएगा। सर्वाधिक संख्या में गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो सर्वाधिक संख्या में गुणसूत्र पाए जाते हैं ओफियोग्लोसम में। यह 1260 गुणसूत्र सबसे अधिक 1260। आगे देखते हैं वास्तविक केंद्रक किस में अनुपस्थित होते हैं। तो वास्तविक केंद्रक अनुपस्थित होते हैं जीवाणुओं में वास्तविक केंद्रक अनुपस्थित होते हैं। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की थी तो नॉल एवं रस्का ने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की थी। आगे देखते हैं 80 नंबर के सवाल को। अंतःप्रद्रव्य जालिका ER की खोज पोर्टर ने किया था। पोर्टर, क्लाउडे एंड फुलम ने गुणसूत्र शब्द प्रदान किया था वाल्डेयर ने। गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम शब्द को दिया था वाल्डेयर ने। कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है, तो यह हो जाएगा कोशिका झिल्ली। कोशिका को निश्चित रूप प्रदान करती है कोशिका झिल्ली। कोशिका द्रव में उपस्थित महीन शाखित झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल कहलाता है, तो यह हो जाएगा अंतःप्रद्रव्य जालिका। फिर से एक बार देखेंगे, कोशिका द्रव में उपस्थित महीन शाखित झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल कहलाता है, तो अंतःप्रद्रव्य जालिका, जिसे ER कहते हैं, ER। आगे देखते हैं प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है। प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल राइबोसोम, कई बार देख चुके हैं। कौन सा कोशिका अंगक केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। पादप कोशिका में देखेंगे यानी पेड़ पौधों की कोशिका में, तो हो जाएगा रिक्तिकाएं, कोशिका भित्ति और लवक। ये सभी जो है पेड़ पौधों की कोशिका में पाए जाते हैं, तो उपरयुक्त में से सभी हो जाएगा। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे है कोशिकीय शोषण का सक्रिय स्थल है, तो यह हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिकीय शोषण का सक्रिय स्थल। अवर्णी लवक ल्यूकोप्लास्ट मुख्यतः पाए जाते हैं, तो जड़ों की कोशिका में। इसमें सूर्य का प्रकाश नहीं लगता है, उसी में ल्यूकोप्लास्ट पाए जाते हैं जड़ों की कोशिका में। अवर्णी लवक इसे ही कहते हैं। फूलों एवं बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करते हैं, तो यह हो जाएगा क्रोमोप्लास्ट, जिसे रंगीन लवक कहते हैं। रंगीन लवक क्रोमोप्लास्ट। पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है, तो यह हो जाएगा ल्यूकोप्लास्ट। पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है, माफ़ करेंगे, क्लोरोप्लास्ट। पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है क्लोरोप्लास्ट। कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहते हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा, आत्महत्या की थैली लाइसोसोम। 91 नंबर के सवाल को देखते हैं। लाइसोसोम में पाया जाने वाला वह एंजाइम जिसमें जीव द्रव को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम उसे कहते हैं। उसे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम के कारण जीवों को घुला देने और नष्ट कर देने की क्षमता होती है। आगे 91 नंबर के सवाल को देखते हैं। पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है, तो सबसे बाहरी आवरण कोशिका भित्ति। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है, तो यह राइबोसोम में। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम में। निम्नलिखित में कौन सबसे बड़ा कोशिका अंगक है। सबसे बड़ा कोशिका अंगक प्लास्टिड। प्लास्टिक यहाँ है, प्लास्टिड हो जाएगा, प्लास्टिड डॉ। आगे देखते हैं कोशिका का ऊर्जागृह पावर हाउस किसे कहते हैं, तो पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को। पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा, तो इसमें ऑक्सीकरण, भोजन का। माइटोकॉन्ड्रिया अगर काम करना बंद हो जाए तो भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी शोषण बंद हो जाएगा। आगे देखते हैं कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होता है, तो 97 का हो जाएगा, प्रोटीन का संश्लेषण का संपादन नहीं होता है। अब आगे देखते हैं 98 नंबर के सवाल को। कौन सा रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करता है, तो 98 का देख लेते हैं। सेंट्रियोल। आगे है 99 का। सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया। सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया, तो रॉबर्ट हुक ने। अब न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी,
न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किया गया था। न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन। डीएनए डुअल हेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? तो इसका हो जाएगा वाटसन तथा क्रिक ने डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल को प्रस्तावित किया था। आगे है जीव द्रव का भौतिक आधार है, यह किसका कथन है? यह कथन है हेक्सले का। आगे देखते हैं 103 नंबर के सवाल को। जीव द्रव यानी प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो प्रोटोप्लाज्म पुरकिंजे ने। माइटोकॉन्ड्रिया किस में अनुपस्थित होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया जीवाणु में अनुपस्थित होता है। आगे देखते हैं 105 माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन कहलाता है। तो भीतरी वलन क्रिस्टी कहलाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन क्रिस्टी कहलाता है। आगे देखते हैं कोशिका भित्ति यानी सेल वाल होता है। तो सेल वाल पारगम्य होता है। सेल वाल पारगम्य। लाइसोसोम कार्य करते हैं। तो अंतः कोशिकीय पाचन राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे है 108 का कौन सा अंगक प्रायः जंतु कोशिका में अनुपस्थित नहीं होता है? तो यह हो जाएगा कौन सा अंगक में लवक जंतु कोशिका में नहीं होता है। लवक यानी प्लास्टिड। बाकी गोल्जी का जंतु कोशिका में पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। अंतःप्रद्रव्य जालिका ये सभी पाए जाते हैं। लवक जो है केवल और केवल पौधों की कोशिका में यानी पादप कोशिका में पाए जाते हैं। अब प्रोग्राम सेल डेथ का कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है? तो यह हो जाएगा एपोप्टोसिस कहलाता है। 110 का देखेंगे कौन सा कोशिका अंगक प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? तो यह हो जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं राइबोसोम। यह प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है। अब 111 को देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक डीएनए रखता है? तो यह हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है। आगे है 112 का गोल्जी काय का प्रमुख कार्य है। तो गोल्जी काय का प्रमुख कार्य श्रवण करना है। राइट आंसर डी हो जाएगा सेक्रेशन। आगे देखते हैं 113 में देखें किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? पशु कोशिका यानी जंतु कोशिका में। तो यह हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट और कोशिका भित्ति। तो ऑप्शन के अनुसार से यह दोनों हो जाएगा राइट आंसर। वैसे क्वेश्चन में त्रुटि है, एक ही इसका जवाब होना चाहिए, किसी दोनों में से कोई एक रहना चाहिए, लेकिन दोनों है। चलिए खैर विश्लेषण कर दिया गया है। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि जीव कोशिकाओं के बने होते हैं? तो यह था स्लाइडेन तथा टी स्वान के द्वारा, यानी 2 और 4। तो देख लेते हैं राइट आंसर हो जाएगा डी। अब 115 का देखेंगे 80% से अधिक सेल कोशिका में पाए जाने वाला पदार्थ है। तो यह हो जाएगा जल। सर्वाधिक प्रतिशत में देखेंगे तो जल, उसके बाद प्रोटीन, फिर लिपिड होता है। तो 80% से अधिक जल पाया जाता है कोशिका में। आगे है परासरण की परिभाषा अर्धपारगम्य कला में होकर कम से अधिक सांद्रता की ओर विलय जल का प्रवाह होना। तो यही हो जाएगा परिभाषा। आगे है 117 का अधिक लवण वाले विलय में एक कोशिका को रखने पर वह सिकुड़ जाती है क्योंकि जल बाह्य परासरण द्वारा बाहर निकलता है। जल बाह्य परासरण द्वारा बाहर निकलता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं यदि कोशिका आकार में न्यूनीकृत होता है तब वह विलयन में रख दी जाती है। ऐसा विलयन होता है तो ऐसा विलयन हाइपोटोनिक होता है। एक कोशिका का आयतन में बढ़ती है जब यह रखी जाती है। तो इसका हो जाएगा एक अल्पसारी विलयन में, सॉरी, इसको सही उच्चारण करते हैं, एक अल्प परासरी विलयन में।
एक कोशिका आयतन में बढ़ती है जब यह रखी जाती है एक अल्प पराशरी विलयन में। आगे देखते हैं, बीज फूलते हैं जब जल में रखे जाते हैं, तो यह हो जाएगा अंतः शोषण के कारण। अंतः शोषण के कारण राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं 121, लकड़ी के बने दरवाजे वर्षा के ऋतु में फूलता है, तो यह अंतः शोषण के कारण। राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे है 122 नंबर के सवाल को देखते हैं, उर्वरकों का अतिरिक्त मात्रा में प्रयोग पौधों की मृत्यु का कारण बनता है, तो यह हो जाएगा बाह्य परासरण के कारण। अत्यधिक मात्रा में उर्वरक का अगर उपयोग करते हैं तो बाह्य परासरण के कारण पौधे मर जाते हैं। केंद्रक के विभाजन को क्या कहते हैं? केंद्रक के विभाजन को कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। केंद्रक के विभाजन को कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। 124 के सवाल पे आएंगे। 124 नंबर, शरीर के वृद्धि एवं मरम्मत हेतु कौन सा कोशिका विभाजन उत्तरदायी है? तो यह हो जाएगा समसूत्री कोशिका विभाजन। यह बॉडी के टूट फूट के लिए उत्तरदायी है। अर्धसूत्री जो है यह प्रजनन के लिए होता है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा समसूत्री, शरीर की वृद्धि एवं मरम्मत के लिए। अब आगे है कशेरुकों यानी वर्टिब्रेट को के वृषण यानी टेस्टेस में शुक्राणु स्पर्म का निर्माण होता है, तो 125 का हो जाएगा केवल मियोसिस के द्वारा। राइट आंसर सी हो जाएगा। अब आगे है माइटोसिस में सबसे ज़्यादा समय में पूर्ण होने वाली अवस्था है, तो माइटोसिस में सबसे ज़्यादा समय में पूर्ण होने वाली अवस्था प्रोफेज अवस्था है। पादप कोशिका में साइटोकाइनेसिस किसकी सहायता से होता है? पादप कोशिका में साइटोकाइनेसिस कोशिका पट्टिका के द्वारा होता है। राइट आंसर ए हो जाएगा कोशिका पट्टिका। 128 को देखेंगे, माइटोसिस के सबसे कम समय में पूर्ण होने वाली अवस्था, तो एनाफेज हो जाएगा। माइटोसिस के सबसे कम समय में पूर्ण होने वाली अवस्था है, एनाफेज हो जाएगा। एक कोशिका में माइटोसिस द्वारा कितनी बार विभाजन हो सकता है? इससे 208 कोशिकाएं बनेगी, तो यह हो जाएगा 8 बार विभाजन, प्रत्येक बार दो गुना, यानी 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64 और 64 से 256, तो टोटल 8 बार इसका विभाजन होगा। आगे देखेंगे 130 में क्रॉसिंग ओवर की घटना को किस कोशिका द्वारा में विभाजित होता है? क्रॉसिंग ओवर की घटना किस कोशिका विभाजन में होता है? तो यह क्रॉसिंग ओवर अर्धसूत्री विभाजन में होता है। अर्धसूत्री विभाजन प्रजनन के लिए और समसूत्री विभाजन टूट फूट के लिए। क्रॉसिंग ओवर अर्धसूत्री विभाजन में। पारगति क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? क्रॉसिंग ओवर पैकेटिन अवस्था में होता है। 200 शुक्राणु यानी स्पर्म बनाने के लिए कितनी बार मियोसिस द्वारा कोशिका विभाजन होगा? तो यह हो जाएगा 50 बार। 50 बार कोशिका विभाजन किया जाएगा, इसके बाद 200 शुक्राणु बनेंगे। आगे है टेलोफेज की विपरीत अवस्था। प्रोफेज है। माइटोसिस में सेंट्रोमियर किस अवस्था में विभाजित होता है? माइटोसिस में सेंट्रोमियर एनाफेज अवस्था में विभाजित होता है। एनाफेज याद रखेंगे। आगे है 135 का, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो आइए विचार करते हैं। समसूत्री विभाजन में कोशिका केवल एक बार विभाजित होता है एवं क्रोमोसोम भी एक बार विभाजित होता है, तो यह सही हो जाएगा। अर्धसूत्री विभाजन में कोशिका 2 बार विभाजित होता है एवं क्रोमोसोम भी 2 बार विभाजित होता है, तो यह भी सही हो जाएगा। तो सही कथन का चयन करना था, तो 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। राइट आंसर डी हो जाएगा। अब आगे 136 को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कोशिकीय संरचना की खोज फोंटाना के द्वारा किया गया था? फोंटाना के द्वारा केंद्रिका का खोज किया गया था। फोंटाना केंद्रिका की खोज। आगे है और अंतिम सवाल आज का, प्राणी के जीवन इतिहास में समसूत्री विभाजन का कार्य निम्न है, तो यह हो जाएगा एक कोशिकीय जीवों में प्रजनन, बहुकोशिकीय जीवों में वृद्धि और क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत। ये सभी प्राणी के जीवन इतिहास में समसूत्री विभाजन का कार्य है, तो उपरोक्त में से सही हो जाएगा। राइट आंसर डी हो जाएगा। तो काफ़ी मेहनत के बाद बायोलॉजी के प्रथम चैप्टर के सारे ऑब्जेक्टिव 137 ऑब्जेक्टिव को पूरा करा लिया गया है।
आशा करता हूँ कि आप लोग इसका अच्छे से रिवीजन करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।